अगर कल आर्कटिक रीजन में नेटो और रशिया के बीच डायरेक्ट मिलिट्री एस्केलेशन शुरू हो जाए, अगर रेडर स्क्रीन्स पर अचानक एक ह्यूज एयरक्राफ्ट दिखाई दे जो मैच 2 की स्पीड से आगे बढ़ रहा हो, तो आसमान में सबसे पहले कौन होगा? कोई स्टेल्थ ड्रोन नहीं, कोई इनविजिबल अटैकर नहीं, बल्कि 275 टन का एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। यही है टुपोलेव Tu-160, रशिया का सुपरसोनिक हैमर। इसे व्हाइट स्वॉन कहा जाता है, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी ब्यूटी नहीं, इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। यह छिपने के लिए डिजाइन नहीं हुआ, यह प्रेशर क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। आज की मॉडर्न वॉरफेयर फिलॉसफी मोस्टली स्टेल्थ पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, रेडार से बचो, अंदर घुसो, प्रिसीजन स्ट्राइक करो। अमेरिका का B-21 रेडर इसी डॉक्ट्रिन का सिंबल है, लेकिन रशिया ने अलग कैलकुलेशन की है। अगर आपकी क्रूज मिसाइल 4000 से 5000 किलोमीटर दूर से टारगेट हिट कर सकती है, तो एयरक्राफ्ट को एनिमी एयर डिफेंस जोन में घुसने की क्या जरूरत है? यही है स्पीड ओवर स्टेल्थ स्ट्रैटेजी। Tu-160 उसी सोच का रियल एग्जाम्पल है। यह दुनिया का हेवीएस्ट और फास्टेस्ट ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैच 2 के आसपास है, यानी लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। आमतौर पर इतनी स्पीड फाइटर जेट्स अचीव करते हैं, लेकिन यह 2,75,000 किलोग्राम का बॉम्बर है। इसके वेरिएबल स्वीप विंग्स टेक ऑफ के समय फैलते हैं ताकि ज्यादा लिफ्ट मिले, और सुपरसोनिक स्पीड पर पीछे फोल्ड हो जाते हैं ताकि एयर रेजिस्टेंस कम हो जाए। यह डिजाइन स्टाइल नहीं है, प्योर एरोडायनामिक्स कैलकुलेशन है। इसका डेवलपमेंट कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था, जब सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच आर्म्स रेस चल रही थी। अमेरिका ने B-1 लांसर बनाया, तो सोवियत इंजीनियर्स ने उससे बड़ा, तेज और ज्यादा केपेबल प्लेटफॉर्म तैयार किया। 1981 में Tu-160 ने पहली फ्लाइट भरी और तुरंत दुनिया का अटेंशन खींच लिया। लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद कई लोगों को लगा कि इसका ईरा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। रशिया ने इसे मॉडर्नाइज किया, Tu-160AM और Tu-160AM 2 वर्जन के रूप में। सबसे बड़ा अपग्रेड है इसके NK-32 सीरीज 0-2 इंजिन्स, 4 पावरफुल टर्बोफैन इंजिन्स, हर एक लगभग 25 टन थ्रस्ट जनरेट करता है। आफ्टर बर्नर एक्टिवेट होते ही यह एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट नहीं करता, यह जंप करता है। नया इंजन वर्जन ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, जिससे इसकी ऑपरेशनल रेंज बढ़ी है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ तेज नहीं, लॉन्ग एंड्योरेंस प्लेटफॉर्म भी है। अब असली स्ट्रेटेजिक पॉइंट समझिए। Tu-160 को एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर घुसने की जरूरत नहीं। इसकी रियल स्ट्रेंथ है इसकी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स। ये KH-101 कन्वेंशनल और KH-102 न्यूक्लियर मिसाइल्स कैरी कर सकता है। इनकी एस्टिमेटेड रेंज 2500 से 5000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये मिसाइल्स लो एल्टीट्यूड पर टेरेन फॉलोइंग प्रोफाइल में उड़ती हैं, जिससे रेडार डिटेक्शन मुश्किल हो जाता है। फाइनल फेज में मनूवर कैपेबिलिटी इंटरसेप्शन को और कठिन बना देती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर सिर्फ 6 Tu-160 एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक करें और एक साथ डजन्स ऑफ क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करें, तो रेडार स्क्रीन पर आइसोलेटेड टारगेट्स नहीं, सैचुरेशन दिखाई देगा। एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे पेट्रियट या ईजिस के पास लिमिटेड इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं। हर इनकमिंग मिसाइल को रोकना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। यही स्टैंड ऑफ स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है, डिस्टेंस से डोमिनेंस। लेकिन यहां एक क्रिटिकल डिबेट पॉइंट आता है। Tu-160 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, इसका रेडार क्रॉस सेक्शन बड़ा है। मॉडर्न AWACS सिस्टम्स इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या यह वल्नरेबल प्लेटफॉर्म है? रशिया की कैलकुलेशन यहां अलग है। अगर एयरक्राफ्ट 3000 से 4000 किलोमीटर दूर सेफ एयर स्पेस में रहे और सिर्फ मिसाइल्स फॉरवर्ड जाए, तो बॉम्बर को स्टेल्थ होने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस इटसेल्फ बिकम्स डिफेंस, स्पीड गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, मिसाइल बिकम्स मेन वेपन। स्ट्रेटेजिकली Tu-160 रशिया के न्यूक्लियर ट्रायड का एयर लेग है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है लैंड बेस्ड ICBMs, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयर डिलीवर्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। बॉम्बर का एडवांटेज यह है कि उसे मिशन से पहले रिकॉल किया जा सकता है। मिसाइल लॉन्च से पहले पॉलिटिकल डिसीजन विंडो होता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं देती, इसलिए बॉम्बर सिर्फ वेपन नहीं, सिग्नलिंग टूल भी है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रिपोर्ट्स आईं कि Tu-160 ने लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च किए। यह फ्रंटलाइन डॉग फाइटर नहीं है, यह डीप रियर से ऑपरेट करता है। पावर प्लांट्स, कमांड सेंटर्स, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
यह डिस्टेंस से इंपैक्ट क्रिएट करता है। यह डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करता, यह प्रेशर क्रिएट करता है। अब कंपैरिजन शार्प करते हैं। B-21 रेडर की फिलॉसफी है इनविजिबल पेनिट्रेशन। TU-160 की फिलॉसफी है विजिबल डिटरेंस विद डिस्टेंस स्ट्राइक। एक डॉक्ट्रिन कहता है मुझे देखना मुश्किल है, दूसरा कहता है मुझे देख लो लेकिन मैं तुम्हारी रीच से बाहर हूं। यह सिर्फ एयरक्राफ्ट कंपैरिजन नहीं, यह स्ट्रैटेजिक माइंडसेट क्लैश है। प्रोडक्शन रिस्टार्ट भी बहुत बड़ा सिग्नल है। हेवी बॉम्बर प्रोडक्शन मेंटेन करना आसान नहीं। इसमें एडवांस्ड मेटलर्जी, कॉम्प्लेक्स विंग मैकेनिज्म, हाई थ्रस्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। सैंक्शंस के बावजूद रशिया ने TU-160M2 प्रोडक्शन रिवाइव किया। यह सिर्फ एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइजेशन नहीं, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी स्टेटमेंट है। अब फाइनल क्वेश्चन, फ्यूचर वॉरफेयर में क्या ज्यादा रेलेवेंट रहेगा, डीप स्टेल्थ पेनिट्रेशन या लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी? अगर क्रूज मिसाइल खुद लो ऑब्जर्वेबल है तो बॉम्बर का स्टेल्थ कितना डिसाइसिव फैक्टर रह जाता है? रशिया क्लियरली बेट कर रहा है स्पीड प्लस रेंज प्लस मिसाइल पेलोड मॉडल पर। TU-160 कोई म्यूजियम पीस नहीं है, यह कैलकुलेटेड कमबैक है। जब व्हाइट स्वान रनवे पर टैक्सी करता है, वह सिर्फ वेपन्स नहीं ले जा रहा होता, वह स्ट्रेटेजिक मैसेज ले जा रहा होता है। और जब यह मार्च 2 की स्पीड से स्काई क्रॉस करता है तो कई कंट्रीज के डिफेंस रूम्स में अलर्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। सवाल यह नहीं कि यह एयरक्राफ्ट कितना पावरफुल है, सवाल यह है कि जब यह उड़ान भरता है तो कितने डिसीजन मेकर्स अपने ऑप्शंस दोबारा कैलकुलेट करते हैं। ग्राउंड जीरो पर रियल डिबेट यहीं से शुरू होती है। आपके हिसाब से फ्यूचर में कौन जीतेगा, स्पीड या स्टेल्थ? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही डीप डिफेंस एनालिसिस के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें।